जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कबीरा तो नर अंध है गुरु को कहते, और कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात संगत जी, महज अंधे और मूर्ख है वे लोग जो गुरु की असीम महिमा को समझ नहीं पाते हैं। वे लोग जो ये सोचते हैं कि गुरु और ईश्वर का अस्तित्व एक दूसरे से अलग है, लेकिन इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है कि अगर जीवन में भगवान रूठ जाए तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए आप गुरु की ओर अपना मुख फेर सकते हैं, लेकिन अगर कभी गुरु ही रूठ जाए तो फिर कहीं भी शरण मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी की रजा में ही राजी रहना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए, और ऐसा ही एक मार्ग गुरु जी ने सत्संग का हमें दिखाया है। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग है, और आज हम 2 सत्संग सुनने जा रहे हैं और दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की असीम कृपा संगत के ऊपर बरसी है। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पायल आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को बारंबार नमस्कार, जिन्होंने अपनी चरनी लगाया हमें। संगत जी, मैंने गुरु जी के पास 1996 जलंधर में जाना शुरू किया। संगत जी, जैसे ही हम गुरु जी के दरबार में हम अंदर पहुंचे तो गुरु जी हमें देखते ही कहने लगे कि आ गए ठेकेदार। अब संगत जी, हम बड़े हैरान हुए और हम सोच में पड़ गए कि हमने तो गुरु जी को कुछ बताया ही नहीं। और उसी समय संगत जी, मेरे हस्बैंड ने नया नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, और फिर गुरु जी ने कहा कि बैठो ठेकेदार, और मुझे कहा बैठो ठेकेदारनी। और इवन संगत जी, रास्ते में हम जो भी बात करते हुए आ रहे थे वो सब बात गुरु जी ने हमें बता दी। और संगत जी, रास्ते में किसी बात को लेकर के मैं अपने अंकल से नाराज हो गई थी, तो हमारे बीच में झड़प भी हो गई। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि आंटी, लड़के आई है, और गुरु जी ने मुझे कहा कि तुम्हारे फ्रिज में 12 अंडे पड़े हैं और उसमें से 2 खराब हैं। संगत जी, हमें तो वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम वहाँ बैठे, हमने लंगर प्रसाद लिया, और रात में जब हम गुरु जी के पास गए आज्ञा लेने के लिए तो गुरु जी ने कहा, हाँ आंटी अंकल जाओ, कल फिर आना। संगत जी, अगले दिन हम दोबारा चले गए, और हमें तो वहाँ का कुछ पता ही नहीं था कि कितनी बजे जाना होता है, कितना समय लगता है। वहाँ बैठे बैठे हमें रात के 1 बज गए, और उसके बाद गुरु जी ने हमारे साथ नीचे बैठकर लंगर किया, और गुरु जी ने अपनी थाली मुझे दी और कहा, आंटी ये ले प्रसाद खा ले। हमने वो प्रसाद खाया, और फिर गुरु जी ने कहा कि कल फिर आना। अगले दिन भी हम गुरु जी के दरबार में पहुंच गए। मेरे हस्बैंड गुरु जी के पास बैठे थे, मैं भी वहीं बैठी थी, और भी बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। और संगत जी, एकदम से गुरुजी ने अपना हाथ उठाया हवा में, और अपने हाथ में बेसन का एक बहुत बड़ा लड्डू प्रोड्यूस किया। और संगत जी, उस लड्डू की इतनी ज्यादा, इतनी बढ़िया खुशबू थी कि वो पूरे दरबार में फैल गई। और गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा कि अंकल, ये सारा प्रसाद सभी संगत को दे दो। और संगत जी, हम समझ ही नहीं पाए, हम तो हैरान रह गए कि वो लड्डू आया कहाँ से, और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। और संगत जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह प्रसाद मेरे पास 10 से 12 साल तक पड़ा रहा एक बॉक्स में, और ना उस प्रसाद की खुशबू गई और ना ही उस प्रसाद को कुछ हुआ। और उस चमत्कारी प्रसाद को संगत जी, मैं जितना हो सकता था थोड़ा थोड़ा करके जितना चला सकती थी मैंने चलाया। उसको मैंने एक खजाने की तरह अपने पास लॉकर में रखा हुआ था। अब संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों को ही बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब मेरे ब्रदर इन लॉ को डॉक्टर ने सर्जरी करने का बोला। अब संगत जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी और मेरे ब्रदर इन लॉ सेम स्कूल में, सेम क्लास में इकट्ठा पढ़ा करते थे। एक ही क्लास में उठना बैठना और साइकिल पर साथ में आना जाना किया करते थे। परंतु संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ को उस समय गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी, जब उन्हें पता चला और जब वो गुरुजी के दरबार में गए सूरत में, वहाँ उन्हें लंगर खाया, प्रसाद चखा, सत्संग अटेंड किया, उसके बाद संगत जी, उनकी सर्जरी हुए बगैर ही उनकी बैक की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। और संगत जी, उन्होंने हमें आकर के बताया कि जहाँ मैं बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, वहाँ गुरुजी के दरबार में जा
के लंगर प्रसाद चख के जब मैं आया तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, मुझे सर्जरी भी नहीं करानी पड़ी। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है संगत जी, वो बिल्कुल बेड रिडन थे, वो बिल्कुल भी नहीं उठ सकते थे बिस्तर से, और उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि आपको बिल्कुल भी स्टेयर्स नहीं चढ़नी है। और संगत जी गुरुजी ने उन्हें कहा कि आप कुछ दिन के लिए नीचे वाले कमरे में रहोगे और फिर 13 अप्रैल के बाद आप ऊपर जा सकते हो। और संगत जी गुरुजी ने उन्हें लोटा ब्लेस करके दिया था और वो उसी लोटे का जल पिया करती थी। और जैसा गुरुजी ने कहा 13 अप्रैल के बाद वो एकदम ठीक, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सब शुरू हो गया और आज तक संगत जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत गुरुजी के चमत्कार रहे और हम अक्सर गुरुजी के साथ जाया करते थे और गुरुजी के साथ बहुत बड़ा काफिला चला करता था। एक बार संगत जी हम लोग गुरुजी के साथ गोविंदगढ़ गए थे और गोविंदगढ़ से गुरुजी को जलंधर आना था। अब संगत जी रास्ते में लुधियाना था और फिर जलंधर था, तो गुरुजी का हुक्म हुआ कि पहले जलंधर चलो फिर तुम वापस अपने लुधियाना जाना। अब बाय चांस संगत जी हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल देखा ही नहीं और गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम, और संगत जी हमें ऐसा लगा कि अब तो गाड़ी लुधियाना तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और उन दिनों पेट्रोल पंप बहुत कम हुआ करते थे और रात की 1 बजे का समय। संगत जी हमें नहीं पता कि उस दिन हम गोविंदगढ़ से जलंधर और जलंधर से लुधियाना उसी पेट्रोल में कैसे पहुंचे। वो क्या क्या चमत्कार कर देते थे हमें पता ही नहीं चलता। रिसेंटली संगत जी 1 फरवरी को मेरी मदर इन लॉ अभी एक्सपायर हुए हैं और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं जो बड़े हैं वो सूरत रहते हैं। उनकी 28 जनवरी की टिकट्स बुक थी दुबई के लिए। एक्चुअली उनका दुबई में बिजनेस है और 27 तारीख को गुरुजी ने उन्हें सपने में आकर बोला अपनी टिकटा कैंसिल करा दे, 15 फरवरी तक तू किते नहीं जाना। और संगत जी उसी समय मेरे ब्रदर इन लॉ ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी और 1 फरवरी को मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए। वो लुधियाना पहुंचे और 15 तारीख तक ब्रह्म भोज का जितना भी सारा रिचुअल्स होता है वो सब किया और उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ वापस जा पाए। मतलब संगत जी गुरुजी सब कुछ पहले से प्लान करके हाथ रखकर बचा करके सब कुछ बताते हैं, प्लान करके बताते हैं, आपको बचाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मदर इतनी अच्छी है कि उनके साथ कुछ हो भी सकता है। अब संगत जी जब कोविड का समय आया तो मेरे ब्रदर इन लॉ लुधियाना आए हुए थे और संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ को कोविड हो गया था। अब संगत जी रात में मेरे ब्रदर इन लॉ सोए हुए थे और गुरुजी उनके लेफ्ट पैर से एंटर हुए और लगातार 5 दिन रात की 1:30 बजे गुरुजी उनके लेफ्ट पैर से एंटर होते थे, उनको ब्रह्मांड में लेकर गए और उन्हें पूरा दृश्य दिखाया कि यहाँ पर ये सब कुछ है और तुम्हारी जिंदगी का इतना सफर है। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि गुरुजी आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मुझे वापस नहीं जाना। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, अभी तो तुम्हारी जरूरत है, अभी तो तुम्हें चलना पड़ेगा और अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। और संगत जी अगले ही दिन उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव। जहाँ संगत जी लोगों को 15 दिन महीना लग रहा था ठीक होने में, वो मात्र 5 दिन में ठीक हो गए। और अगले दिन जब वो उठे तो उन्हें कोई थकावट नहीं थी, कोई वीकनेस नहीं थी, वो बहुत एक्टिव थे और किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। एंड ही इज 70 ईयर्स ओल्ड। और संगत जी मेरे ब्रदर जो चंडीगढ़ में रहते हैं वो 1998 में गुरुजी के एम्पायर स्टेट गए। अब संगत जी उसे रास्ता नहीं पता था कि कहाँ जाना है। अब संगत जी मेरे ब्रदर टैक्सी का वेट कर रहे थे तो एक अंकल उनके पास आए और कहते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। अब संगत जी तब तक टैक्सी आ चुकी थी, वो टैक्सी में बैठे, लेकिन फिर भी उन अंकल के पीछे पीछे उन्होंने अपनी टैक्सी दौड़ाई। और जब वो गेट तक पहुंचे और बाहर जैसे टैक्सी से बाहर निकले तो देखते हैं कि वो अंकल कहीं थे ही नहीं। गुरुजी स्वयं उन्हें अपने दरबार में लेकर आए। संगत जी मेरे ब्रदर की कुछ टाइम पहले हेल्थ बहुत खराब चल रही थी और संगत जी चूंकि ब्रदर बीमार था तो मैं खुद भी टेंशन में थी। तो बस गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और एक स्माइल करते हुए नोडिंग किया और कुछ भी नहीं बोला। और संगत जी आप यकीन मानिए उस दिन के बाद से मेरे ब्रदर की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब सोचिए संगत जी एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है। आप बस सोचते हैं, गुरुजी को बोलते हैं और गुरुजी कृपा कर देते हैं। गुरुजी हमारे घर 1996 में आए, दिन में 12 बजे तक आए और रात की 8 बजे तक रुके। खूब रौनकें लगाई, डांस हुआ, गाना हुआ। डोली मिनाज आंटी भी आई थी, उन्होंने खूब पंजाबी गाने गाए क्योंकि गुरुजी को पंजाबी गाने बहुत पसंद थे। तो संगत जी उस समय मेरे कजिन आए हुए थे और उनको 3rd स्टेज का कैंसर था। और संगत जी मैं उनके लिए चाहती थी कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करूं, अरदास करूं और वो ठीक हो जाए। मेरे कुछ कहने से पहले ही गुरुजी कहते हैं कि ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, जा कल्याण किता। और डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 2 या 3 साल बोला था कि इतने ही समय वो रह पाएंगे और उन्हें लंग्स कैंसर था, लेकिन वो आज तक ठीक है संगत जी। और इवन आपको मैं बताऊं संगत जी कि उसके बाद मेरे वो कजिन कभी गुरुजी से मिले ही नहीं।
और ऐसी कृपा उन पर बरसी गुरुजी की कि एक बार मिलने पर ही गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। कई बार गुरुजी हमारे साथ नीचे बैठकर लंगर किया करते थे और थोड़े लेट भी हो जाते थे और अचानक गुरुजी बोल उठते थे कि अभी कहीं नहीं जाना, चलो बाहर सैर करते हैं। और संगत जी, जब हम बाहर जाते सैर करने के लिए और हम गुरुजी का मुकाबला चलने में कर ही नहीं सकते थे, गुरुजी इतने फास्ट चला करते थे, वो इतने इनोसेंट, उनके हाथों को चूमूं, उनके पैरों को चूमूं, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी के माथे पर इतना प्रोमिनेंट ओम बनता था कि हम सोच में पड़ जाते थे कि अभी तो दिखाई दे रहा है, अब कहाँ चला गया। हमने बहुत बार उनके माथे पर ओम बनते हुए देखा और संगत जी, गुरुजी के चेहरे का रंग एकदम बदल जाता था। और संगत जी, गुरुजी के शरीर से इतनी खुशबू आती थी कि वो हम इनहेल भी नहीं कर पाते थे। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक नेफ्यू है, वो कहने लगा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता और मुझे इन सब चीजों पे कोई विश्वास नहीं है। अब संगत जी, रात को सोते सोते उसे स्टोन की प्रॉब्लम शुरू हो गई और संगत जी, फिर उसने हमें सुबह बताया कि रात में जो दर्द उठा उसमें मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया और गुरुजी का नाम लेते लेते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला, मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला और स्टोन कहाँ चला गया वो गुरुजी जानते हैं। और उस दिन के बाद से आज तक ना दर्द है ना स्टोन है। मतलब संगत जी, गुरुजी कैसे सुनते हैं, कभी सब कुछ कर देते हैं। हम इतने नादान हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। हमें तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि हमें क्या सोचना है और क्या बोलना है। बस गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं और ऐसा लगता है सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी का जितना शुक्र करूं उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमारे पूरे परिवार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सारी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करें। और जो इस समय गुरुजी से जुड़े हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं जैसे सब कुछ गुरुजी ही हैं और गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। हमारी अंदर जो भी बात चल रही होती है वो सब बहुत जल्दी सुन लेते हैं। संगत जी, हमारी एक प्रॉपर्टी जो बरसों से ऐसी बंद पड़ी थी जैसे कोई सोई हुई प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी का कैसे काम हुआ हम खुद भी नहीं जानते, हम खुद भी हैरान हैं। और जब वो प्रॉपर्टी का काम हुआ संगत जी, हमें बहुत प्रॉफिट हुआ। और संगत जी, ऐसे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिस काम को हम भूल चुके थे, हमें पता ही नहीं था, हमारे दिमाग में भी नहीं था, वो काम भी गुरुजी ने कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ठेकेदार कह के पुकारा था और वो बिजनेस उन्होंने शौकिया तौर पे शुरू किया था और आज वो उनका बिजनेस एक प्रोफेशन बन चुका है और उनका वो प्रोफेशन एक रेप्यूटेड आर्किटेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। मतलब गुरुजी ने उन्हें नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ दिया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ना उनका वो प्रोफेशन था, ना उनकी लाइन थी। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी और आज संगत जी, लोग उनसे हर चीज के लिए पूछते हैं और हमें आज लगता है कि ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से बरस रहा है और हम चाहते हैं कि उनकी कृपा हम पर ऐसे ही बरसती रहे। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, एक बार मैं सत्संग में गई और मेरे पेट में इतना ज्यादा एसिड था, ऐसा लग रहा था कि मुझसे पानी भी नहीं पिया जाएगा। और संगत जी, मुझे सत्संग में चाय प्रसाद भी पीना है, लंगर प्रसाद भी लेना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उस सत्संग में मैंने लंगर प्रसाद ऐसे खाया है जैसे मुझे बहुत समय से भूख लगी हो। और खाने के बाद संगत जी, मुझे लिटरली कुछ नहीं हुआ। अगर मैं घर में होती तो शायद मैं पानी तक भी नहीं पी पाती, परंतु कैसे सब कुछ गुरुजी ने वो ब्लेस किया, वो गुरुजी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका बेटा पुणे में पढ़ता था। अब जब गुरुजी हमारे घर पर आए हुए थे तो उसने वहां से फोन किया। उन दिनों में संगत जी, बच्चों के पास पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। उसने पीसीओ से फोन करके गुरुजी से बात की। उसे ब्रोंकाइटिस के पैचेस थे तो उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैंने एक्सरे करवाया है और उसमें पैचेस आए हैं। अब संगत जी, वो बात कर रहा था फोन पे गुरुजी से, लेकिन उसके मन ही मन में चल रहा था कि मेरे तो पैसे खत्म हो जाएंगे, ये बात लंबी चलती जा रही है। अब संगत जी, उसके सारे पैसे खत्म हो गए और गुरुजी ने उधर से कहा कि जा, तेरा कल्याण किया, तू हजारों लाखों रुपए कमाएगा। और जब संगत जी उसने अगले दिन अपना एक्सरे करवाया तो उसके सारे पैचेस खत्म हो चुके थे। एंड संगत जी, ही इज टोटली फाइन टिल टुडे एंड ही इज मैरिड विद 2 किड्स। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जिनको देखकर हमारा मन ही नहीं भरता। और संगत जी, आज भी किसी सत्संग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी वहाँ विराजमान हैं और बस हम उनसे मिलने के लिए वहाँ उनके पास जा रहे हैं। और जब हम जलंधर में उनके पास जाया करते थे तो वो जिस भी पोस्चर में बैठे होते थे वो बहुत सुंदर लगते थे और अचानक से ही वो प्रसाद प्रोड्यूस कर दिया करते थे और हम संगत जी देखते रह जाते थे कि ये क्या हो गया। और उनके हाथों से संगत जी इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू आती थी कि हमसे इनहेल ही नहीं हुआ जाता था। और खुद
खुद गुरुजी इतने रॉयल, उनके अंदर इतना चार्म था और वो संगत को कहा करते थे कि रॉयल बन के रहा करो। और संगत जी हम उनको प्यार करते तो थकते ही नहीं थे और आज भी उनके प्रति हमारा प्यार बहुत उमड़ता है। गुरुजी हमें अपने गाँव डुगरी ले गए, अपने माता पिता के पास जहाँ वो रहते हैं। हमने वहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया और सबको संगत जी वहाँ पर गुरुजी ने लंगर करवाया। और मेरा माता जी का व्रत था तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू लंगर प्रसाद कर। और संगत जी मैंने लंगर प्रसाद किया। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जब भी कुछ बोलते थे तो हमारे मन में कोई भी सवाल होते ही नहीं थे। जैसा गुरुजी ने कहा हम वही फॉलो किया करते थे। तो हमारे लिए तो इतना ही काफी था कि गुरुजी बैठे हैं और उन्होंने ये कहा है, हमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हम पहुंचते उनके पास तो उन्हें पता होता था कि हमने रास्ते में क्या बातें की हैं। और बस जाते ही दरबार में वो बता दिया करते थे कि गाड़ी कौन चलाकर आया है और तुमने क्या बातें की हैं। और संगत जी यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की कबर्ड में कितने अंडरगारमेंट्स रखे हैं, कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, ये तक गुरुजी बता दिया करते थे। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बस यही कहूंगी कि गुरुजी हर पल अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत कपिला दीवान आंटी का है। जय गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम और सभी संगत को प्रणाम मेरा। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उनकी ब्लेसिंग से मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी मैंने तो ईश्वर को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा था, लेकिन जब मैं गुरुजी से मिली तो मुझे लगा कि हाँ साक्षात भगवान है। संगत जी जब हम एक बार गुरुजी के मंदिर चले गए तो इसका मतलब वो नहीं है कि आप उसी दिन गुरुजी से जुड़े हैं। आप एक बार मंदिर चले गए इसका मतलब ये है कि आप कई जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। संगत जी जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली तब मेरे हस्बैंड को स्किन की प्रॉब्लम थी और स्किन की एक प्रॉब्लम होती है सोरियासिस, वो उन्हें था और उनको ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा थी संगत जी। और संगत जी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि वो अपने हाथ से एक पेन तक नहीं उठा सकते थे और हमारा काम भी फाइलें उठाना पढ़ना यही था। और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा ली थी, स्टीरॉइड्स ले लिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और संगत जी थक हार के मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि डॉक्टर बख्शी हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो संगत जी हम डॉक्टर बख्शी के पास गए, उनकी दवाई ली गई और काफी फर्क पड़ गया था मेरे हस्बैंड को। तो संगत जी एक दिन जब मैं उनके क्लिनिक में गई तो मैंने उनकी टेबल पर गुरुजी का स्वरूप देख लिया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये कौन है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये मेरे गुरुजी हैं और चूंकि आपने उनके बारे में पूछा है तो मैं उनका नाम लेकर आपको दवाई देता हूँ। और कहा कि देखना अब क्या फर्क होता है। और वाकई में संगत जी जब डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को गुरुजी का नाम लेकर के दवाई दी तो वाकई में बहुत फर्क आ गया। और डॉक्टर ने हमें कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप भी गुरुजी से मिलें। और आपको मैं बताऊं संगत जी डॉक्टर बख्शी और उनकी वाइफ दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। कई बार इंसान ऐसा होता है कि जिन्हें किसी के दर से किसी मंदिर से कुछ मिल रहा होता है तो अक्सर वो बताते नहीं हैं, क्योंकि हम इंसानों को लगता है कि कहीं मेरी ब्लेसिंग्स कम ना हो जाए। लेकिन संगत जी उन दोनों ने हमें इतने दिल से गुरुजी के बारे में बताया और हमें वहां लेकर के गए। और मैं ये मानती हूँ कि मुझे ही नहीं और भी कई संगत को डॉक्टर बख्शी और उनकी वाइफ गुरुजी के दरबार में लेकर गए। तो संगत जी जैसे ही डॉक्टर हमें लेकर के गए तो मेरे हस्बैंड रास्ते में कहते हैं कि भाई तुमने कहाँ फंसा दिया, मैं किसी गुरु वुरु को नहीं मानता हूँ। और वैसे भी संगत जी जब हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। और मेरे जो हस्बैंड है वो यही कहा करते थे कि कोई गुरु वुरु नहीं होते, सिर्फ भगवान होते हैं। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड अपने काम को ही भगवान मानते थे। और संगत जी जब हम लोग जा रहे थे तो लोधी रोड पर एक साईं बाबा का मंदिर है, तो हमने सोचा कि चलो साईं बाबा के दर्शन करते हुए चलते हैं और साईं बाबा से अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम किसी गलत गुरु के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो संगत जी हम लोग साईं बाबा के मंदिर में मत्था टेक करके गए और संगत जी हम लोग डॉक्टर बख्शी की गाड़ी को फॉलो करते हुए एम्पायर स्टेट जा रहे थे। हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे और जब हम दरबार में गए तो हमने पहली बार गुरुजी के दर्शन करे। हमने देखा कि डॉक्टर बख्शी गुरुजी के पैर छू रहे हैं तो हमने भी फॉलो किया। और जैसे ही मैंने गुरुजी के पैर छुए तो कहते हैं कि यहाँ कोई बाबा वाबा नहीं बैठे हैं। और जब वो मुझे ये बात बोल रहे थे संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड ऋषि को गुरुजी में साईं बाबा के दर्शन हुए और वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये चमत्कार वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और गुरुजी कहने लगे संगत जी कि ये वकील वैसे तो आता नहीं था, अब आ गया है तो जाने का नाम नहीं लेगा। फिर गुरुजी ने हमें दरबार में बैठने के लिए बोला, हमने चाय प्रसाद ली और वहाँ का माहौल बहुत बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। वहाँ का ऑरा बहुत सुंदर था और गुरुजी का तो नूर देखने लायक था। और गुरुजी अक्सर बोला करते थे कि कभी किसी का माड़ा मत सोचो और जो ऐसा सोचते हैं वो अपने कर्म खराब करते हैं। और अक्सर गुरुजी कहा करते थे कि अगर आपके परिवार से एक भी मेंबर आ गया तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ।
और सिर्फ परिवार को नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, सबको मिल जाएगी। और संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार में गए, उस पहले दिन से लेकर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की स्किन की प्रॉब्लम ठीक होती चली गई और बेटर होती चली गई। और इवन डॉक्टर ने कहा था कि जो लोग इस बीमारी में स्टीरॉइड्स खाते हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता था, क्योंकि वो इसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसको घर में मैनेज नहीं कर सकते। और हम यही सोचते रहे कि हम क्या करें, लेकिन हम गुरुजी का नाम लेके संगत जी दवाई लेते रहे। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से वो समय हमारा बहुत अच्छे से निकल गया। और मैं आज की डेट में ये कह सकती हूँ कि जो कहते हैं कि सोरायसिस की बीमारी कभी खत्म नहीं होती है, मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में मेरे हस्बैंड की सोरायसिस की बीमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एंड ऑलमोस्ट का मतलब है संगत जी 99% वो बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत है वो कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो जाती है, हल्की फुल्की मेडिसिन चल रही है, स्टीरॉइड्स पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। इसलिए संगत जी, अगर आपके परिवार से कोई एक भी जना जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, चाहे हमारे कितने भी माड़े कर्म क्यों ना हो। लेकिन वो ब्लेसिंग्स हमें कब मिलेगी वो तो सिर्फ गुरुजी को ही पता है, क्योंकि संगत जी ये सिर्फ गुरुजी को ही पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। संगत जी, एक और बात याद आती है कि कुछ साल पहले मेरे मामा जी की डेथ 15 अगस्त को हुई थी और वे पंचकुला में रहते थे। और संगत जी, जब हमें ये खबर मिली तो मेरी मम्मी बहुत बहुत रो रही थी कि मुझे आज ही जाना है। लेकिन संगत जी, उस दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था। और संगत जी, इसी दुख में मम्मी ने मुझे डांट लगा दी कि अगर किसी को मेरे साथ नहीं जाना तो मत चलो, मैं खुद अकेली चली जाती हूँ। तो संगत जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अपनी मदर के साथ जाना चाहिए। तो मैं अपनी मम्मी के साथ पंचकुला चली गई। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मौसम बहुत खराब था और जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो ड्राइवर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, क्योंकि ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि किसी ने बाहर बारिश की चादर बिछा दी हो। और संगत जी, वहाँ पर बीच बीच में कहीं ना कहीं खुदाई के काम चल रहे थे, तो ड्राइवर वहीं रुक गया और कहने लगा कि दीदी, मुझे तो आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो कि हम लोग गलत टर्न ले ले और किसी गड्ढे में गिर जाएं। अब संगत जी, बस ड्राइवर ने ये बात बोली ही थी कि हमारे विंडो पर किसी ने नॉक किया। चूंकि अंधेरा बहुत था तो हमें उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, तो हमने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो हमने देखा कि बहुत लंबा सा कोई आदमी खड़ा है और जो शक्ल उनकी थी वो थोड़ी डराने वाली थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि हम ऑलरेडी किसी अनजान शहर में हैं और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, पता नहीं ये कौन है, तो आप दरवाजा भी मत खोलना और विंडो भी नीचे मत करना। तो फिर भी मैंने उनको बोला कि आप बस यहीं से पूछो। इतने में संगत जी, ड्राइवर भैया ने जो विंडो थी वो नीचे कर दी और वो जो सज्जन बाहर खड़े थे तो वो हमसे पूछने लगे कि आप यहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है। और संगत जी, मैं वैसे ही बहुत डरी हुई थी, तो मैंने डरते हुए लेकिन गुस्से में उनसे पूछा कि हमें कहाँ जाना है, आपको इससे क्या लेना देना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, आपको कहाँ जाना है। तो वो कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर मूवी देखने आया था और बाहर बारिश हो रही है, बहुत अंधेरा है और मुझे वैसे भी बाहर सड़क पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप मुझे अपनी कार से छोड़ दें तो अच्छा होगा। और संगत जी, अभी मेरी उनसे बात चल ही रही थी कि ड्राइवर भैया ने कार का दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आकर के बैठ गए। और मैंने ड्राइवर भैया को डांटा कि भैया, मैंने आपको मना किया था और आपने दरवाजा भी खोल दिया। खैर, वो अंदर आकर के बैठ गए और मैं वैसे ही डरी हुई थी। तो संगत जी, जो सज्जन अंदर बैठे, मैंने उनको डांटते हुए बोला कि आपकी फैमिली इतनी रात को आपको अकेले ऐसे अलाउड कर देती है। और संगत जी, आपको मैं बताऊं कि वो जो सज्जन बैठे थे उनकी उम्र जो है वो लगभग 60-70 की थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपकी फैमिली आपको इस उम्र में ऐसे इतनी अंधेरे में और ऐसे सुनसान रास्ते पे और इतनी लेट आपको अकेले अलाउ कर देते हैं मूवी देखने के लिए। तो सज्जन कहने लगे कि हाँ, मैं तो अकेला ही आता हूँ और अकेला ही घूमता हूँ। और संगत जी, मैं तो अंदर से बहुत डरी हुई थी कि अब कुछ गलत ना हो जाए, अब कुछ गलत ना हो जाए। और जब गाड़ी थोड़ी दूर तक चली तो संगत जी, उन सज्जन ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी यहीं रोक दो। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि गाड़ी यहीं रोक दो, तो मेरा तो डर के मारे बहुत बुरा हाल था कि अब तो कुछ गलत होने वाला है। और वो ड्राइवर को कहते हैं कि भाई, यहाँ से 5 गिनो और राइट मुड़ जाना और फिर वहां से 10 गिनना और तुरंत राइट मुड़ जाना और बीच में गाड़ी मत रोकना, मैं यहाँ उतर जाता हूँ, मेरा घर सामने ही है। अब संगत जी, वो सज्जन तो उतर गए। अब संगत जी, जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो मैंने गाड़ी में से उनको देखने की कोशिश की। शायद बहुत अंधेरा था, बहुत बारिश थी, तो वो तो मुझे नजर ही नहीं आए। अब संगत जी, ड्राइवर भैया ने ऐसे ही किया, वहां से 5 गिना और राइट मुड़ गए और राइट मुड़ते से एक उबड़ खाबड़ सा रास्ता आया और वहां से 10 गिना और फिर राइट मुड़ गए। अब संगत जी, राइट मुड़ते ही थोड़ी रोशनी आई तो मैंने राइट में मुड़कर देखा। मैंने देखा संगत जी, इतना डीप एक्सकवेशन हुआ था और संगत जी, वहां पर फ्लाईओवर बन रहा था जो हमें दिखाई नहीं दिया था और हमें पता भी नहीं था क्योंकि हम तो दिल्ली से आए थे। अब संगत जी, हम लोग तो डर के मारे मम्मी, मैं और ड्राइवर भैया चुप हो गए। अब संगत जी, उसी वक्त हमारे मोबाइल के सिग्नल्स भी आ गए। फिर संगत जी, हम थोड़ा सा आगे गए और एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हुए और मैंने अपने मामा जी के घर फोन लगाया, जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बेटे को फोन लगाया और उन्हें बताया कि हमारी लोकेशन ये है और हम एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हैं। तो मेरे मामा जी का
बेटा बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक आ गए हो, बस थोड़ा सा 2 कदम और आगे आओ और हमारा घर है। अब संगत जी जब हम मामा जी के घर पहुंचे तो मैंने अपने कजिन को सारा कुछ बताया। और जब मैंने अपने कजिन को बताया कि एक सज्जन मिले थे और कह रहे थे कि वो रात में पिक्चर देखने आए हैं और फिर हमने उन्हें गाड़ी में लिफ्ट दी, तो मेरा जो कजिन है संगत जी वो इतना हैरान रह गया और कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पर भी सिनेमा हॉल्स नहीं है। और संगत जी मेरा कजिन ये भी कहने लगा कि यहाँ तो बीच बीच में इतने गहरे गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं कि लोग तो खुद ही अपने आप ही रास्ता भूल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में कैसे आया कि कैसे टर्न होना है। और संगत जी तभी मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ कि ये गुरुजी ही आए थे और ये गुरुजी ने ही हमारी मदद की, वरना आज मैं आपके साथ ये सत्संग नहीं कर रही होती। क्योंकि संगत जी उस कंडीशन में, उस डरावनी रात में हमें बचना नहीं था। ये देखिए संगत जी, आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी हाल में रहो, गुरुजी को, भगवान को आपकी हर हाल में चिंता रहती है। हम चाहे संगत जी उनका साथ छोड़ दें या उन्हें याद ना करें, लेकिन गुरुजी अपनी प्यारी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। और संगत जी मैं एक और अपना सत्संग करना चाहती हूँ जो मेरी बेटी का है, जो आज गुरुजी की कृपा से डॉक्टर बन गई है। और संगत जी जब वो देहरादून से MBBS कर रही थी तो गुरुजी ने उसका MBBS ऐसे समय पे खत्म किया, इधर कोविड का समय आ गया और कोविड के समय आने से पहले ही उसकी इंटर्नशिप भी गुरुजी के आशीर्वाद से खत्म हो गई। और संगत जी कोविड के 2 साल हमारे वेस्ट हो गए और 2 साल के बाद एग्जाम्स हुई। और MBBS में वैसे ही बहुत एज निकल जाती है, तो हम तो बड़ी चिंता में थे कि MBBS में एज तो वैसे ही निकल जाती है बच्चों की, फिर शादी भी करनी थी। फिर हम सोच में पड़ गए कि इसको MD करवाएं या ना करवाएं। पर संगत जी मेरी बेटी तो जिद में अड़ गई थी कि मुझे MD सर्जरी में करना है, तो हमें उसकी बात माननी पड़ी और उसने अपना एग्जाम दिया। फिर संगत जी जब उसकी PG की लिस्ट आई तो बहुत दूर दूर तक उसकी सीट अवेलेबल हो रही थी कॉलेज की, साउथ इंडिया में, जहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, और हम इतनी दूर उसको भेजना नहीं चाहते थे। और संगत जी हम लोग टेंशन में आ गए। मुझे याद है संगत जी, मैंने सत्संग में भी सुना है कई बार कि गुरुजी जब आपका समय आता है तभी वो काम करते हैं, उसके पहले तो वो आपको घुमाते रहते हैं। तो संगत जी हमें UP के कॉलेज के बारे में पता चला, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन नहीं ले सकते थे, वहाँ फिजिकली हमें पहुंचकर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी थी। हमें जानना था कि हमारी बेटी के लिए वहाँ सीट अवेलेबल होगी या नहीं। और संगत जी जब हम लखनऊ के लिए गाड़ी में बैठे तो मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी मुझे पता है कि आप ये चक्कर कुछ चला रहे हो और घुमा फिरा के आप अपना ये काम कर दोगे। अब संगत जी मैं जब भी कोई फेसबुक ओपन करती या व्हाट्सएप ओपन करती तो मुझे गुरुजी का जो ग्रुप है वहां से कोई मैसेज आता, फ्लैश होता कि तेरी चिंता हरने वाली है, तेरी सब परेशानी खत्म होने वाली है, तेरा इतना अच्छा काम हो जाएगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरी बेटी तो सर्जरी चाहती है। और फिर मैंने मन में कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। और मैंने कहा कि गुरुजी वैसे तो आप मुझे ये मैसेजेस पढ़ा देते हो कि सब अच्छा होगा, पर मैं तो माँ हूं ना, मेरा दिल तो तड़प रहा है। मेरी बच्ची के वैसे ही 2 साल खराब हो चुके हैं, कब उसकी एडमिशन होगी, कहाँ होगी, और हमारा तो एक ही बच्चा है, हम उसको ज्यादा दूर भी नहीं भेज सकते। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्लीज गुरुजी कुछ हमें रास्ता दिखाओ। और मैंने मन ही मन में कहा कि गुरुजी मुझे लग रहा है कि आप ये लखनऊ भी ना ऐसे चक्कर कटवा रहे हो। अब संगत जी जब हम लोग काउंसलिंग में पहुंचे तो इसके लिए जो सीट अवेलेबल थी वो मुरादाबाद में थी। अब मुरादाबाद नाम सुन के तो हम तो और डर गए, वैसे वहाँ बहुत गुंडागर्दी है। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा एक काम करते हैं, मुरादाबाद में जब अपन फॉर्म फिलअप करें, जब तेरे मन में जो पहला थॉट गुरुजी डाले हम वही करेंगे। और जब वो फॉर्म फिलअप करने लगी तो जो पहला थॉट उसके दिमाग में आया तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं करना है, मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना है। अब सोचिए संगत जी, हम सुबह से 12 घंटे लग गए हमें काउंसलिंग में खड़े होते और रात के 9:30 बज चुके थे और 9:30 बजे वो मुझे कहती है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है। और बस उसके मुंह से ऐसी बात सुन के संगत जी मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी निकला। और मैंने कहा कि इसमें भी कुछ इसकी ही भलाई है, तभी गुरुजी ने थॉट उसके मन में डाला। फिर संगत जी हम लोग अगली सुबह की 4 बजे की ट्रेन लेकर हम दिल्ली आ गए। अब संगत जी जब हम लोग घर आए तो हम तीनों का ही बहुत मूड ऑफ था, कहीं भी कोई सीट नहीं मिल रही थी, ऑल इंडिया वाली भी नहीं मिल रही थी। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि कहीं बुरी सी बुरी भी अगर कोई सीट मिल जाएगी तो हम ले लेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो हमको ये मैसेजेस आते रहते हैं एडमिशन के लिए कि डोनेशन दे करके हम एडमिशन ले सकते हैं, कि अगर कोई मैसेज आता है तो हम वो भी कर लेंगे, क्योंकि वैसे उसका दिल टूटा हुआ है और उसका साल वेस्ट ना हो। अब संगत जी उस दिन हमने बहुत जल्दी खाना खा लिया, लगभग हम 7:45 पर फ्री हो गए थे। और 8 बजे मेरी बेटी हमारे पास आई और कहती कि मम्मी मेरी सीट आ गई है। और संगत जी वो जिस कॉलेज में जाना चाहती थी, जिस सर्जरी को वो करना चाहती थी ENT स्पेशलिस्ट में, उसे वही मिला। और ये बात सुन के हमारी तो आंखों में आंसू आ गए। और संगत जी मैं ये सोच रही थी कि ये हुआ कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मुझे बस संगत जी फेसबुक का वही मैसेज याद आ रहा था कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा तेरा ऐसा काम होगा। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसकी MD के लिए गवर्नमेंट की सीट आ गई, जो बहुत मुश्किल हमें लग रहा था। और हमने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी
ने मेरी बेटी को अपने हाथों से प्रसाद दिया हो। और उसी 5 मिनट में संगत जी मैंने टैक्सी मंगवाई और हम दोनों गुरुजी के मंदिर पहुंचे उनका शुक्राना करने के लिए। और संगत जी हम अगले दिन ही देहरादून के लिए निकल पड़े। और संगत जी जब हम देहरादून पहुंचे वहाँ भी हमारे काम इतने स्मूथली होते चले जा रहे थे, बस हमारी आंखों से आंसू ही नहीं गिर रहे थे, हमें इतनी ज्यादा खुशी थी। और बस संगत जी हम गुरुजी का नाम लेते गए और हमारे सारे काम होते चले गए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ गुरुजी पे विश्वास रखना है। बस यही कहना चाहूंगी कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो और छोड़ के भूल जाओ। बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। और गुरुजी का शुक्राना करते रहो, बड़े मंदिर जाओ, शुक्राना करो। आप देखो गुरुजी आपके सारे काम खुद ब खुद बनाते चले जाएंगे, सब परेशानी आपके रास्ते से हटा देंगे। संगत जी ऐसे ही एक बार मेरा जो ब्रदर है उसकी भी एक ही डॉटर है जैसे मेरी एक डॉटर है, तो मेरा ब्रदर सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहा था। अब उनकी शादी को 10-11 साल हो चुके थे। अब संगत जी मैंने अपने घर पे गुरुजी का सत्संग रखा, तो संगत जी मेरी भाभी जो है वो इतना गुरुजी को मानती नहीं थी। तो जब मैंने सत्संग रखा और वो आई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बस मन में इतना ही बोला गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपको देना है तो बेटे का प्रसाद दे दो। और संगत जी विद इन 1 मंथ उसने हमें गुड न्यूज सुना दी। संगत जी जब गुरुजी को देना होता है, कैसे देना होता है, कब देना होता है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। बस गुरुजी का नाम लेकर आप चलते जाइए। और संगत जी घर से कोई एक भी चला जाएगा तो सब पे कल्याण होगा गुरुजी का। कई बार होता है संगत जी कि कभी आपको टाइम नहीं मिलता है या कभी हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सभी को जाना है। कोई एक भी जाएगा तो सब पे गुरुजी की वही कृपा प्राप्त होगी। आप गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीलियां आ रही है। बस संगत जी अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी सबको राह दिखाइए, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, सब पर अपनी कृपा बरसाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।